गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ना ही कोई फी पे करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन ले, फ्री में ले और जबरदस्त लें और बढ़िया वाला अपना रिजल्ट जो है वो लाकर दिखाएं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आज जो ये चैप्टर है इसको हम अलविदा कहने वाले हैं और आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आज की जो क्लास है इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं कि भैया आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती है, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, कक्षकों की जो स्थिरता होती है, आज हम उसकी बात करेंगे और साथ में इस पूरे चैप्टर का हम एक क्विक रिवीजन भी लेने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत जाना। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं इसी क्लास में इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये मस्त है, बढ़िया तरीके से आप सारी चीजों को कनेक्ट कर लोगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। चलते हैं एक बार फिर से किसके पास? क्रोमियम के पास। बात समझ में आ रही है? चलते हैं एक बार फिर से किसके पास में? तो भैया क्रोमियम के पास में। अब क्रोमियम कहता है कि मेरा जो परमाणु क्रमांक है वो है 24 और हम कहते हैं कि हमको अबाउ के सिद्धांत के हिसाब से, अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, राइट, बट अबाउ सिद्धांत के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। तो अब क्या करेंगे? सिंपल सी कहानी है, हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि होगा 1s2। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काय है, क्या है ये? बात समझ में आ रही है? तो ऐसा है, यदि आपने इसके पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, हमने वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे और हमने वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बातें की थी जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, यदि आपने देख लिया है तो मेरे साथ साथ लिखो, मजा ही आएगा। चलो 1s2, 2s2, फिर यहां पर हो जाएगा 2p6, टोटल 10 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 3s2, देन 3p6, देन 4s2, गिनती भूल गया यार। देखो 24 करना है अपने को, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, अपने को करना है 24। तो यहां पर आ जाएगा आपका 3d4। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, जो डी कक्षक है यदि उसको मैं डिब्बे में रिप्रेजेंट करूंगा, राइट, उसको यदि मैं डिब्बे में रिप्रेजेंट करूंगा मेरे को करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। भाई 5 कक्षक हैं इसके पास में और सारे कक्षक अपन लोग यहां पर बना देते हैं। चलो पहला बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया और ये अपन ने चौथा बना दिया। अब ये बताओ अपने पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हमारे पास 3d4 में है ना, हम यहां पर कौन सी चीज लिखेंगे? तो भाई हम यहां पर लिखने वाले हैं आपका 3d4। अब ये जो आपका 3d4 है, ये जो आपका 3d4 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है। और हुन चाचा ने क्या बोला था? हुन चाचा ने बोला था कि सर जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो पहले भैया सिंगल सिंगल फिल करो, उसके बाद डबल डबल फिल करना। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको पता है कि ये एक कक्षक, एक डिब्बा बोले तो एक कक्षक है, ये आप जानते हो, और एक कक्षक में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये भी आप जानते हो। पर इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि ऐसा 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 और ऐसा भर दोगे, इसका मतलब ये नहीं होगा। आपको यदि 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप एक काम करो, कायदे से जो है रूल को फॉलो करो, ऐसे ऐसे करो, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो परमाणु है उसकी स्थिरता कैसी हो जाएगी भैया? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्या बोलो? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं पूरे चैप्टर का रिवीजन। पूरे चैप्टर का रिवीजन मतलब अपरमाणविक कणों से लेकर आधी और पूरी भरी हुई कक्षाओं हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वहां तक की हम पूरी कहानी देखने वाले हैं एक ही फ्रेम में। बात समझ में आ गई? तो बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो ये 3d4 आपने फिल कर दिया। अच्छा, इसके पड़ोस में कौन है? 4s2 है, उसको हम कैसे बनाएंगे? तो बाबूजी उसको अपन ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ये हो गया अपना 4s2। तो ये पड़ोस में मैंने 4s2 बनाया, ये मैंने बनाया 4s2, ये रो है एंड दिस इज योर 4s2, पहला इलेक्ट्रॉन, और ये होगा उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहां पर 4s2 है, यहां पर 3d4 है, और दोनों की जो ऊर्जा है उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बात समझ में आई? अब जो दोनों की ऊर्जा है उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है,
सॉरी, दोनों की ऊर्जा के बीच में अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब इससे साबित क्या हुआ? इससे यह साबित हुआ कि ये जो d ऑर्बिटल है, जो d वाला आपकी उपकक्षा है, उसके अंदर का जो एक कक्षक है वो बेचारा बहुत तड़प रहा है। काहे तड़प रहा है? क्योंकि सबको पता है कि भैया D5 और D10 की जो स्थिरता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से देखो, मस्त वाली कहानी देखो, D10 और D5 की जो स्थिरता होती है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, और यहां पर क्या दिया हुआ है भैया? D4 दिया हुआ है। यहां पर कौन सी चीज दी है? D4 दिया हुआ है। और D10 और D5 की जो स्थिरता है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। और यहां दिया है D4, तो वो जो d ऑर्बिटल है ना, वो पहुंचता है ये 4s2 के पास में। बात समझ में आई? वो पहुंचा किसके पास में? वो पहुंचा 4s2 के पास में, और उसको बोलता है देख भाई, तू और मैं भाई भाई ना। कैसे? क्योंकि अपन दोनों की जो एनर्जी है वो कैसी है? एक जैसी है। समकक्ष ऑर्बिटल कहते हैं इनको हम, समकक्ष कक्षक कहते हैं इनको हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। बात समझ में आई? सो दिस 3d4 ऑर्बिटल इज लाइक दिस 3d4 कक्षक का ये कहना है कि भैया सुन ना, तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा, मेरा जो है 3d4 से कितना हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा रे बाबा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका 3d4 से 3d5। इसका मतलब जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है ये घूम कर वहां चला गया। कैसा चला गया? क्योंकि दोनों की एनर्जी में बहुत चेंज नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली एक कहानी है। ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, रुको जरा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वह स्टेबिलिटी के लिए यहां चला गया। बात समझ में आई? तो अपन इसको लिखेंगे कि स्थिरता के लिए, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है और इतना ही टॉपिक है। स्थिरता के लिए जो 4s2 है, अपने इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। बात समझ में आ रही है? सेक्रीफाइस क्या कर दिया? ये 3D है, बहुत बड़ा है, उसकी दादागिरी है, इस बेचारे को पंगु उसने बना दिया, और 4s2 से उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा कर लिया? छीन लिया। ये भी आप कह सकते हो, राइट? तो हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे भैया स्थिरता के लिए, तो हम कहेंगे स्थिरता के लिए क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्थिरता के लिए हमने 4s2 से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाला और कहां पर पटक दिया? 3d5 में पटक दिया। तो अब जो नया वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो ऐसा नहीं दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखो, वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो एक डिब्बा तो अपन यहां बनाएंगे, और 5 डिब्बे तो भैया हम यहां बनाएंगे, क्योंकि 5 डिब्बे नहीं बनाओगे और डी यदि बुरा मान गया, बात समझ में आ रही है, तो दिक्कत हो जाएगी। दैट्स वाई। चलो, तो 5 डिब्बे हम यहां पर बना लेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। हमने लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कशन किया था, इसलिए आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो देखो, चलो ये लो, अब हमने सारे बना दिए, 5 डिब्बे हमने बना दिए, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन यहां का था, अब ये भी घूमकर उधर चला गया है। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला था, उसके बाद ये डी का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 4s2 से ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर गया था, एक्चुअली इसका जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो दिशा है, इसका जो घूर्णन का तरीका है अपने अक्ष पर, वो बदल गया। कैसे बदला? देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा था? घड़ी की विपरीत दिशा में। कैसे घूम रहा था यहां पर इलेक्ट्रॉन? घड़ी की विपरीत दिशा में। ये लो, घड़ी की विपरीत दिशा में। बात समझ में आई? पर जब ये इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचा तो अब ये कैसा घूम रहा है? घड़ी की दिशा में। तो सीधी सी कहानी ये है कि अब यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, राइट, तो वो पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, पर अब ये हो जाएगा आपका 4s1 और ये हो जाएगा आपका 3d5। तो कुल इलेक्ट्रॉन जो क्रोमियम के थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, पर स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हुआ क्या कि 4s2 का इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, वो एक इलेक्ट्रॉन आपके 3d4 में चला गया। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा क्रोमियम के नीचे वाले जितने हैं, ऐसा क्रोमियम के नीचे वाले जितने हैं और कॉपर के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, मतलब क्रोमियम ग्रुप वाले जितने और कॉपर ग्रुप वाले जितने भी हैं, राइट, उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? ये एक्सेप्शन पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? एक्सेप्शन यानी कि अपवाद पाया जाता है। तो बेसिकली ये एक प्रकार का अपवाद है, पर इस अपवाद के पीछे की कहानी ये है कि भैया ये सब खेल जो है किसके चक्कर में हुआ है? स्थिरता के चक्कर में। तो आप इसको कैसे बोलोगे? स्थिरता का चक्कर है बाबू भैया, स्थिरता का चक्कर। बात समझ में आ रही है? सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट? स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी थी। तो जैसे क्रोमियम के लिए हुआ, ऐसे ही अपन किसके लिए करेंगे भैया? कॉपर के लिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये रहा कॉपर, ये रहा 29। कॉपर बोले तो तांबा, वही तांबा जिससे हम क्या बनाते हैं भैया? पूजा वाला कलश बनाते हैं। वही तांबा जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? वही तांबा जिसका जग होता है, राइट, उसमें अपन रात को पानी रख देते हैं और कहते हैं कि भैया सुबह पीना बड़ा फायदेमंद होता है। बात समझ में आ रही है? अब हम लिखने वाले हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब अब्बाउ सिद्धांत के हिसाब से मुझे जो है कुल 29 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करनी है, और वो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखना। देखो, मैं कहूंगा भैया 1s2, फिर मैं कहूंगा 2s2, फिर मैं कहूंगा 2p6, फिर मैं कहूंगा 3s2, उसके बाद मैं कहूंगा 3p6, उसके बाद मैं कहूंगा 4s2, उसके बाद मैं कहूंगा 3d9, उसके बाद में मैं कौन सी चीज कहूंगा भैया? 3d9। तो इसके बाद अपन ने कौन सी चीज कही? 3d9। क्या कहा? 3d9। फिर से वही खेल हो गया सॉरी, फिर से क्या हो गया? वही खेल हो गया कि 3d9 है। बात समझ में आई? 3d9 है, और 3d10 जो होगा, या फिर d के पास यदि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबिलिटी जो है वो हायर लेवल पे होगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अभी तो ये 3d9 पर है, पर स्थिरता या स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? फिर से ये संपर्क करेगा किसके साथ? ध्यान से देखिएगा, फिर से ये जो संपर्क है वो किसके साथ करेगा? बड़े ध्यान से देखिएगा इस कहानी को, राइट, 4s2 के साथ। कौन करेगा भैया ये संपर्क? तो ये करेगा आपका कौन? 3d9। बात समझ में आई? तो 3d9 जो है वो दोबारा से संपर्क करेगा किसके साथ में? 4s2 के साथ में। दैट्स ऑल, दिस इज द स्टोरी, राइट। अब देखो, अब ये 4s2 के साथ क्या करेगा? 3d9 संपर्क करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख रहे हैं ये अब बदल कर कैसा हो जाएगा? क्योंकि आपको भी पता है सर, बड़ा ही आसान है, राइट। तो अब ये बदल कर कैसा हो जाएगा बाबूजी? तो ये हो जाएगा आपका, देखो इधर 29 ही रहेगा, बट 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, देन 3p6, क्या होगा? तो बाबूजी 3p6 होगा, उसके बाद आपका 4s1 होगा, और उसके बाद जो है आपका 3d10 होगा। दैट्स ऑल, दिस इज द स्टोरी, राइट। तो अब्बाउ के सिद्धांत के हिसाब से, अब्बाउ सिद्धांत के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऊपर वाला होना चाहिए था, पर क्योंकि जो डी है वो 10 में और 5th में ज्यादा स्टेबल है। अब आप लोगों के हिसाब से आप याद करो, क्लास 5वीं कक्षा जो होती है और 10वीं कक्षा जो होती है दोनों बोर्ड होती है। 5वीं अब बंद कर दी, पर हमारे जमाने में हुआ करती थी। बात समझ में आ रही है? तो 5वीं कक्षा और 10वीं कक्षा जो होती है वो कैसी होती है भैया? बोर्ड होती है। अब बोर्ड होती है तो उस टाइम पर आप लगकर पढ़ाई करते हैं, तो आपकी जो स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो कैसी होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? तो यदि D10 की हम बात करें या D5 की हम बात करें तो इनकी स्थिरता ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और इन सभी कक्षकों को, जिनकी जो ऊर्जा है वो एक समान होती है, जिनकी जो एनर्जी है वो एक जैसी होती है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं समकक्ष कक्षक। क्या कहते हैं? या समकक्षक कहते हैं, या फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। जल्दी, हरी अप, कर लिया? अब देखो, मस्त वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो क्या कहा जाता है? किसी तत्व का तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी न्यूनतम ऊर्जा से संबंधित है। अब ये तलस्थ अवस्था क्या होती है? तो भैया जी इसको अपन कहते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। और सवाल पैदा होता है कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, बढ़िया वाली ये बात है। देखो, हमने यहां पर नाभिक बनाया, हमने यहां पर कक्षा बनाई, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। हम कह रहे हैं भैया ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। आपने कहा ठीक है सर। अब आपने दिमाग दिया, आपको पता है कि हम लोगों ने विद्युत, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा था। अब यदि आपने कहा कि सर 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 यदि हम इस पर एक फोटोन मारते हैं
ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो नहीं हो रहा है, उसका एमिशन तो नहीं हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी बाद वाली कक्षा में जाकर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर शिफ्ट हो गया। आपने कहा कि सर जो है यहां से हमने फोटोन मारा और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाली कक्षा में जाकर क्या हो गया भैया, शिफ्ट हो गया। अब यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा में जाकर शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। वो पहले कौन सी अवस्था में था, तो देखो ये उसकी ग्राउंड स्टेट थी और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। पर आपको पता है कि किसी का भी जो जोश होता है एक समय बाद क्या हो जाता है, यदि हम सामान्य बात करें तो ठंडा हो जाता है, पर आपका जोश परीक्षाओं के लिए ठंडा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें जोश की, तो एक समय बाद वो जोश थोड़ा सा कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ऐसा तब होता है जब आपको अचानक से बहुत सारी डांट पड़ जाती है, अचानक से कभी कभी आप लोगों को करियर की टेंशन आ जाती है, तो तब आप फिर क्या करते हो, आप फिर एक टाइम टेबल बनाते हो, फिर आपके अंदर एक थोड़ा सा एक टेम्परेरी मोटिवेशन आ रहा है। मैं डिमोरल डाउन नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बात समझ में। फिर एक टेम्परेरी मोटिवेशन आता है, अब देखो अब तो सर पढ़ के ही दिखाना है, ये वो पूरा जोश में आ गए, टाइम टेबल बना लिया, कल से 6 बजे उठेंगे सुबह सोकर, कल से जो है 6 बजे सुबह सोकर उठेंगे, एग्जैक्ट इस 1 घंटे में हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर अगले 1 घंटे में हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और सो के कितने बजे उठते हो, 9 बजे। और कहाँ गया टाइम टेबल, तो पड़ा होता है बस्ते में किसी किनारे में। बात समझ में आ रही है। तो थोड़ी देर के लिए अब ग्राउंड स्टेट से जोश में आ गए थे, वैसे जो इलेक्ट्रॉन होता है, बात समझ में आ रही है, वो भी क्या करता है, थोड़ी देर के लिए ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी देर के लिए ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाता है भैया, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसको हम लोग उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब एक बात बताओ, नॉर्मल कंडीशन में अपनी एनर्जी कैसी रहती है, कम रहती है, पर जब गुस्सा आता है, जोश आता है, तो एनर्जी कैसी होती है, हाई सर। बात समझ में आई। तो वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। तो ग्राउंड स्टेट में उसकी ऊर्जा कैसी रहती है भैया, न्यूनतम रहती है। कैसी रहती है, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी जो ऊर्जा रहती है वो कैसी रहती है, न्यूनतम रहती है, यानी कि कम से कम रहती है। ग्राउंड स्टेट में उसकी जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम यानी कि कम से कम होती है। बात समझ में आ रही है। पर जब उसको कई बार इलेक्ट्रॉनों को आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ता है स्थिरता के लिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। बात समझ में आई। तो वही लिखा हुआ है देखो। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं, राइट, जैसे कि आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया या क्रोमियम हो गया। तो ये दोनों जो है और इस समूह में आने वाले जितने भी तत्व हैं, ये सभी क्या होते हैं, अबाउ सिद्धांत को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक उपकोष यानी कि S से अधिक ऊर्जा वाले उपकोष यानी कि P में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो P में क्या हो जाते हैं भैया, स्थानांतरित हो जाते हैं। ये एक कहानी है मस्त वाली। बात समझ में आ गई। चलो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी। एक काम करो, इसको भी अपनी कॉपी में नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो ये सारी कहानी को आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोगों ने कॉपर का एग्जाम्पल लिया था, हम लोगों ने क्रोमियम का एग्जाम्पल लिया था। डी ब्लॉक में जितने भी क्रोमियम और कॉपर वाले समूह में आएंगे उन सभी में ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपका अपवाद जो है वो पाया जाता है, बट उसके बारे में हम फिलहाल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो ये समझना था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, वो अपनी कक्षा में परिवर्तन करता है और कैसे करता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या इन सबको आपने नोट कर लिया, बोलो यस सर। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखो क्या है कहानी, देखो देखो देखो, क्या आपको यहां पर कुछ डिब्बे दिख रहे हैं, बोलो यस सर, डिब्बे दिख रहे हैं, और डिब्बे के अंदर जो है एक और डिब्बा दिख रहा है, और इस डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा दिख रहा है, और इस तरीके से पूरा अब्बा डब्बा जब्बा चल रहा है। घबराने वाली कोनो बात नहीं है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा होता क्या है। मैं बना रहा हूं सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया।
तो आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो भैया ये ऐसा है आपका, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया और ये D5 हो गया। इस तरीके से 5वें नंबर के इलेक्ट्रॉन तक हम लोगों ने इसको बना लिया है, जो कि बड़ा ही आसान है, राइट। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखना होता क्या है। मस्त वाली ये कहानी है, सिंपल सी ये कहानी है। होता क्या है बड़े ध्यान से देखना। देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 4 जगह जा सकता है। पता है कहां कहां जा सकता है? ये देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना बाबूजी, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। पर वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है? वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ ही मूव करता है। इसका मतलब ये कहानी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यदि हम एक डिब्बा बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से यदि हम एक डिब्बा बनाते हैं, एक और डिब्बा बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ये बना है डिब्बा, राइट। अब यदि आप कोई इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसको अपन और थोड़े से डिब्बे इसमें और बना लेते हैं। भैया पहला डिब्बा, ये हो गया आपका दूसरा डिब्बा, ये हो गया आपका तीसरा डिब्बा, ये हो गया आपका चौथा और 5वां डिब्बा, राइट। और यदि मैं इसमें बना देता हूं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और यहां पर अपने बनाया 5वां इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से देखिएगा कि आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, या इस इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरफ नहीं जा सकता है। तो एक काम करते हैं, जब जा ही नहीं सकता है तो उसको हम वहां से मिटा देते हैं। जब जा ही नहीं सकता है तो उसको हम वहां से क्या करते हैं भैया, मिटा देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये मस्त वाली कहानी थी, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकता है, पर आपका जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो आगे की तरफ तो जा सकता है बट पीछे नहीं आ सकता। बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ तो जा सकता है पर पीछे की तरफ नहीं आने वाला। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मस्त है कहानी, नोट कर लो। फिर एक मस्त वाली बात बता रहा हूं, ठीक है? चलो कर लिया, ठीक। अब देखो तो ये आज के हमारे टॉपिक का पार्ट था, पर जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस पूरे चैप्टर का हम लगाने वाले हैं एक धमाकेदार तरीके से रिवीजन, तो बस देखते जाइएगा और सारी कहानी को अपने दिमाग में जल्दी 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 फिट करते जाइएगा, ठीक है? कैसे? ये देखो हो गया, दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड, ठीक है? ये भाग 1 का मतलब जो है, ये हमारी हम पहली किताब के सवाल लगा रहे हैं, पहली किताब के अध्याय लगा रहे हैं, इसलिए भाग 1 लिखा हुआ है, राइट। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर वो जो भाग 1 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? क्या ये इस टॉपिक वाइज का पहला वीडियो है? नहीं, ये जो है पहला वीडियो नहीं है। वो जो भाग 1 लिखा हुआ है वो इस आपकी केमिस्ट्री की जो किताब है, राइट, उसके लिए लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा हमारा चैप्टर है, ये बेटा जी बेसिकली है क्या? तो ये पूरा जो चैप्टर है ये हमारा परमाणु की संरचना है। ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ आप बनाना कोशिश करेंगे। 10 से 15 मिनट में सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है? अब देखो, तो भाई अध्याय का नाम क्या हो गया? तो अध्याय का नाम हो गया परमाणु की संरचना। हाँ हाँ, वही चैप्टर जिसको अपन ने 9th में पढ़ा था, ठीक है? अच्छे से देखते हैं, थोड़ा रुको रुको, ये लो, ठीक है? तो अध्याय का नाम क्या हो गया भैया? परमाणु की संरचना। ये लो, अध्याय का नाम हो गया परमाणु की संरचना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अध्याय का नाम क्या हो गया? तो अध्याय का नाम हो गया आपका परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। चलो और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? तो इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या, 3 प्रकार के हमारे जो कण थे उनको हम बोलते हैं अपरमाणविक कण। उनकी हमने देखी थी खोज, मतलब वो कण जो परमाणु का निर्माण करते हैं वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट। इसका मतलब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमने पढ़ा था प्रोटॉन के बारे में, और हमने पढ़ा था आपके न्यूट्रॉन के बारे में। बात समझ में आई? तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमने पढ़ा था प्रोटॉन के बारे में, और हमने पढ़ा था किसके बारे में? तो भैया हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन के बारे में। ये 3 चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई,
राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, किसने की, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या था, आपका बोर मॉडल। जो अगली चीज आप लोगों ने पढ़ी थी वो क्या था, आपका बोर मॉडल। तो इस तरीके से जो है इस पूरे अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं डिजाइन कर देता हूं, अब मेरे साथ साथ नोट करते रहो। और इस पूरे चैप्टर के स्टूडेंट्स हमने पूरी टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो बढ़िया तरीके से निपटा दी है। ये क्विक रिवीजन है। इसके बाद जो है आपका होगा कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, जो कि बड़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, एक दो दिन में आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। बड़े ध्यान से उस कहानी को देखिएगा, पूरे चैप्टर का उसमें छुपा हुआ है आपका रिवीजन। राइट, चलो साथ साथ में सभी जो है नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट करेंगे। एक मिनट ऐसे बनाता हूं, नहीं तो आप प्रोटॉन समझने लगोगे। ठीक है, चलो क्या क्या देखा हमने, ध्यान से देखना। तो हमने बात किसकी की थी, तो भैया हमने बात की थी एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी कि हमने बात की थी आपके परमाणु मॉडल के बारे में। और हमारा जो ऑलमोस्ट पूरा जो चैप्टर है राइट, वो किसके बारे में है, तो भैया वो परमाणु मॉडल के बारे में ही है, जिसमें हमने बात की थी। देखो पहला वाला जो अध्याय था उसमें हम डाल्टन चाचा के मॉडल के बारे में पढ़ा था। पहला वाला जो हमारा अध्याय था उसमें हमने डाल्टन अंकल जो थे उनके मॉडल के बारे में पढ़ा था। पर इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से। तो हमने कहां से कहानी शुरू की थी, तो हमने शुरू की थी जे थॉमसन। बात समझ में आ रही है, तो हमने कहां से शुरू किया था, तो हमने शुरू किया था जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से, जिसमें हमने बात की थी कि भैया आपका जो परमाणु है वो कैसा होगा। परमाणु एक धनात्मक गोला है और उसके अंदर परमाणु एक धनात्मक गोला है और उसके अंदर बीच बीच में पूरे परमाणु भर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली आपके जो नेगेटिव कण हैं वो कैसे होंगे, ऋणात्मक कण जो हैं वो उसके अंदर भरे हुए होंगे। तो परमाणु मॉडल में पहला हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, जिसको हम लोग तरबूज मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। बात समझ में आई, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं रदरफोर्ड अंकल की तरफ। चलो इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, तो भैया रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। इसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी, तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात की थी। राइट, जहां पर हमने ये देखा था कि आपके जो अल्फा कण होते हैं जो कि धनात्मक होते हैं वो सोने की झिल्ली पर जब मारे जाते हैं तो अधिकतम अल्फा कण सीधे चले जाते हैं और कुछ एक गिने चुने 20,000 में सिर्फ एक ऐसा होता है जो जिस डायरेक्शन में जाता है न्यूक्लियस के पास वहीं से ऐसे लौट कर रिटर्न आ जाता है। बात समझ में आई, तो ये हमने कब पढ़ा था, रदरफोर्ड के मॉडल में। बात समझ में आ रही है, मस्त वाली ये कहानी है। तो हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, पर मेरे को इसको लिखने में मजा नहीं आया, इसलिए मैं फिर से लिखूंगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि मजा तो भैया आना ही चाहिए। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। चलो तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, फिर रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ा था। ठीक, और यदि आप आगे बढ़े, इसको थोड़ा और अपडेट करें, तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्टेबिलिटी पर बात नहीं बनी थी, इसलिए फिर हमने पढ़ा था बोर का मॉडल, जो कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। और इसके बाद हमने पढ़ा था बोर मॉडल। तो सबसे पहले हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। उसके बाद हमने जो है बोर मॉडल पढ़ा, जिससे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कहां से, हाइड्रोजन परमाणु वाले। याद करो, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता था वो नाभिक के आसपास घुमा करता था, जिसमें उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी यानी कि ऊर्जा हुआ करती थी, कुछ उसकी त्रिज्या हुआ करती थी, उस कक्षा की त्रिज्या हुआ करती थी, और कुछ उस इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ करती थी, आपकी वेलोसिटी यानी कि वेग हुआ करता था। तो हमने थॉमसन का मॉडल देखा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, बोर का मॉडल देखा, पर यहां पर भी जो है सटीकता नहीं आई। तो उसके बाद फिर हमने कौन सी बात की, उसके बाद फिर हमने क्वांटम मॉडल देखा। कौन सा देखा, तो भैया हमने देखा क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। बात समझ में आ रही है, एक एक टॉपिक को मैंने सारे जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, एक एक टॉपिक को मैंने सारे जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं उसमें बढ़िया तरीके से कवर किया हुआ है। इसलिए एक भी टॉपिक वाइज वीडियोस को आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अध्याय है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में एक अध्याय है, पर कक्षा 12वीं भौतिकी में
ये जो है ये 2 अध्यायों में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई, इसलिए बढ़िया से पढ़ना। चलो, तो इसके बाद हमने किसकी बात की थी? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो इसके बाद हमने किसकी बात की थी? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जो कि 2 लोगों ने दिए थे, हेजनबर्ग ने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। हम बात किसकी करेंगे? श्रोडिंगर के मॉडल की। बात समझ में आ रही? तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में हमने बात की थी श्रोडिंगर का मॉडल। तो किसकी बात की थी? तो भैया हमने बात की थी श्रोडिंगर के मॉडल के बारे में। हमने बात की थी क्वांटम यांत्रिकी में श्रोडिंगर का जो मॉडल था उसके बारे में। बात समझ में आई? ये मस्त वाली कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया था किसमें? तो भैया हम लोगों ने निपटाया था इसको किसमें? परमाणु मॉडल में। किसमें निपटाया था? तो ये हमने निपटाया था परमाणु मॉडल में। इसके पहले हमने जो है डाल्टन के मॉडल के बारे में बात की थी, पर वो कहानी जो है वो पिछले चैप्टर की। बात समझ में आई? और हमने क्या पढ़ा था? तो आपको यदि याद हो बढ़िया तरीके से, और आपको बिल्कुल याद होगा क्योंकि अपन लोगों ने लग कर पढ़ा था, राइट। हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? तो भैया हमने पढ़ा था आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या पढ़ा था? विद्युत चुंबकीय, और यार मजा नहीं आया, रुको, और क्या पढ़ा था? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो हमने और कौन सी चीज पढ़ी थी? तो बाबूजी हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय विकिरण। और ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती थी, मैग्नेटिक फील्ड भी होती थी। और ये जो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण है, राइट, इसके हमने डुअल नेचर देखा था, द्वैत प्रभाव देखा था, यदि आपको याद हो तो। देखो कौन से देखे थे? तो आपको यदि पता हो तो हमने इसका कण प्रभाव देखा था, ठीक है, और हमने जो है इसका तरंग प्रभाव देखा था। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के, ठीक है, हमने इसका कण नेचर देखा था, कण प्रवृत्ति देखी थी, और कौन सी देखी थी? तो भैया तरंग प्रवृत्ति देखी थी। और जब हमने कण प्रवृत्ति की बात की थी तो हमने उसको कहा था फोटॉन, यदि आपको याद हो तो। और आपको सब कुछ याद करना ही पड़ेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने उसको क्या कहा था? तो बेटा जी हमने उसको कहा था फोटॉन। क्या कहा था? फोटॉन। और जब बात फोटॉन की हो, ठीक है, तो हमने उसको क्वांटा से भी रिप्रेजेंट किया था, और हमने एक मस्त वाला टॉपिक पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बात समझ में आ रही है? तो हमने और कौन सी चीज देखी थी? भैया हमने सॉरी, आज ना परमाणु को पढ़ाने के चक्कर में ना, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बहुत ही ज्यादा जोश में आ गया हूं और खांसी बहुत आ रही है, पर होपफुली आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहे होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सुनो देखो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें हमने ये जाना था कि भैया एक फोटोन जो है, ठीक है, जिसके पास एक बराबर अच्छी खासी ऊर्जा है, जब वो किसी मेटल के ऊपर, धातु के ऊपर आकर टकराएगा, जब वो किसी मेटल धातु के ऊपर आकर टकराएगा और यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश के आने से विद्युत जो है वो बाहर निकलती है। बात समझ में आएगी? हमने ये वाली बात की थी। और हमने एक बात और की थी, आपको यदि याद होगा तो हम लोगों ने बात किया था कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, बात समझ में आ रही? प्रकृति, किसकी बात की थी? द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और कौन से थे वो भी देख लेते हैं। तो इसका भी एक हमने तरंग व्यवहार देखा था, रुको एक मिनट, इसका हमने कण व्यवहार देखा था। तो आपको पता है कि जो द्रव होता है वो तो कण के रूप में ही होता है। कोई द्रव जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन छोटा कण होता है, कोई द्रव जैसे कि आप में हम सब बड़े कण होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक तो कण के रूप में देखा था और दूसरा जो है हमने तरंग के रूप में देखा था। और जब हमने इसको तरंग के रूप में देखा था तो याद करो, हमने इसको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कहा था, डी ब्रॉगली की तरंगे कहा था। बात समझ में आ रही है?
हाँ या ना, बोलो यस सर। ठीक, चलो तो इस तरीके से हमने उसके कण रूप को देखा था और किसको देखा था, तरंग रूप को देखा था। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखी थी जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे और पिछले कुछ दिनों से उसको लेकर हम क्लासेस कर रहे हैं। हमने देखा था स्टूडेंट्स क्वांटम संख्या के बारे में। किसके बारे में, तो भैया अपन ने बात की थी किसके बारे में, क्वांटम संख्या। किसके बारे में बात की थी, क्वांटम संख्या। तो यहां लिख देता हूं मैं क्वांटम संख्या। बात समझ में आई। तो हमने और बात किसकी की थी, हमने बात की थी क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या हमारा निकल कर आया था कहां से, क्वांटम यांत्रिकी से। क्वांटम संख्या जो है वो निकल कर कहां से आई, तो भैया क्वांटम यांत्रिकी से। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने बात की किसकी, क्वांटम संख्या की। और यदि आपको याद हो तो ये जो क्वांटम संख्या है ये बेसिकली 4 प्रकार की होती है जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और वो कौन से 4 प्रकार की होती है उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। सिंपल वाली कहानी, मस्त वाली कहानी, राइट। चलो ये लो, सारे गोले बनाए जा चुके हैं, ये लो। तो आपको यदि याद हो तो हमने देखा था n, हमने देखा था और कौन सी चीज, तो भैया हमने देखा था, आपको यदि याद हो तो हम लोगों ने देखा था ml, आपको बिल्कुल याद होगा हम लोगों ने देखा था l, और हमने देखा था ms। तो इस तरीके से, रुको जरा, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने सभी प्रकार की क्वांटम संख्याएं भी देख ली थी। और जिसमें से निकलकर आया फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसको भी कहीं लिख देता हूं मैं, तो यहां मैं उसको लिख देता हूं, मस्त वाली ये कहानी है। तो हमने और कौन सी चीज देखी थी, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने और बात किसकी की थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी जो कहानी है इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ एक पार्ट बचे हुए हैं, पहले आप इसको नोट करो फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो ये सारी कहानी आपकी नोट हो गई होगी। अच्छा, इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, इसको भी पूरा लिख दिया गया है। और नीचे की तरफ आ जाएगा बाबूजी विन्यास। तो नीचे की तरफ आपका जो है वो क्या आ जाएगा, विन्यास आ जाएगा। मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये सब हमने पढ़ा था। हमने क्या कुछ और चीजें पढ़ी थी, तो हाँ जी बिल्कुल, हमने कुछ और चीजें भी इसमें पढ़ी थी। हमने ये जाना था कि जो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन अंकल जो थे हमारे, उनका जो एक्सपेरिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है ये हमें पता चला था, राइट। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि भैया मिलिकन, ध्यान से देखिएगा, मिलिकन का, बात समझ में आ रही है। और क्या पढ़ा था, मिलिकन का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। बात समझ में आ गई। और यदि आपको ध्यान से पता हो तो हम लोगों ने एक ऐसा सिद्धांत पढ़ा था जिसके हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी वस्तु की किसी एक निश्चित समय पर निश्चित स्थिति और निश्चित आपका जो वेग है, संवेग है, वो नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा, तो उसको जो है मैं दिमाग से यहाँ लिखूंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा इस कहानी को, ठीक है जी। चलो, उसको अपन कहाँ लिखेंगे, बन जा सीधी लाइन, ये बन गई, हाँ बन गई, हाँ बन गई, ठीक। और उसको अपन यहां लिख देते हैं। चलो, तो और हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग, ठीक है, का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था। बात समझ में आ रही है। तो हमने और कौन सी चीज पढ़ी थी, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसके हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉन के निश्चित वेग और स्थिति जो है वो हम एक समय पर नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये सारी चीजों को हम लोगों ने खत्म किया था इस पूरे चैप्टर में, क्वांटम संख्या। और कुछ बच रहा है तो जरा मुझे बताओ, जरा एक बड़ा जो टॉपिक है, ऐसे तो इसके अपन अंदर जाएंगे तो भयंकर सारी कहानियां हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक। और कुछ पढ़ा था क्या 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 क्या, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन लोगों ने लिख दिया, ठीक है। हम लोगों ने बोर के बारे में बात कर ली, हाँ बोर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो चलिए ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी, इन सारी चीजों को हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा था। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि भैया ये तो एक बड़ा टॉपिक रिवीजन था, इसमें आपको सिर्फ टॉपिक बताया गया। इसके बाद एक ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें इस पूरे चैप्टर से
हम करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का एक शानदार धमाकेदार तगड़ा वाला वन शॉट रिवीजन। बात समझ में आ रही है? जिसमें इस पूरे चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से निपटा देंगे। बढ़िया तरीके से इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे? निपटा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो उस वीडियो को कोई भी भैया स्किप नहीं करेगा। क्लियर है? और सवाल पैदा होता है कि वो जो लेक्चर है वो आपको कहां पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मस्त वाली कहानी है, इसको नोट किया गया? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में और सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं, पर जो लोग यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हैं, राइट, जिनको ऐप से पढ़ना है या फिर साइट से पढ़ना है, तो वो जाए गूगल पे और सर्च करें आपका क्या? मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने क्वालिटी एजुकेशन का असीमित भंडार होगा, जहां से आप क्या क्या पढ़ सकते हो। ध्यान से देखो, आप पढ़ सकते हो सीबीएसई, ठीक है, कक्षा कहां से भैया? नर्सरी से लेकर 12वीं तक। सीयूईटी इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए और जेडबल के लिए, नीट के लिए, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मान लेते हैं आप कक्षा 11वीं में हो ना, इस कक्षा को कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस कक्षा में आने के बाद अचानक से जो है, बात समझ में आ रही है, अचानक से जो है सिलेबस इतना ज्यादा हो गया कि आपको कई बार ऐसा बीच में लगता होगा कि साइंस काहे ले लिया। तो भैया आप कुछ भी ले लेते, कक्षा 11वीं 12वीं का सिलेबस जो है 9th और 10th से कंपैरेटिवली ज्यादा ही रहता है। बात समझ में आ गई है ना? मस्त वाली कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 11वीं में आप हो, अब कक्षा 11वीं में जब आप गए तो आपको ये सारे विषय वहां पर आपकी आंखों के सामने दिख रहे होंगे। आपको जो भी विषय पढ़ना है वहां क्लिक कर दीजिए। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। मान लेते हैं कि अब अपने को केमिस्ट्री में अगला लेक्चर देखना है, तो आपने किया फुल कोर्स पे क्लिक। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिलेंगे। यहां पर आपको मिलेगा वन शॉट रिवीजन, जो कि जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए। यहां पर हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की और केस स्टडी क्वेश्चंस की, और साथ में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की। बात समझ में आई? तो ये जो जितनी चीजें हैं, राइट, ये आपको मिलेगी कहां पर? आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम क्या है भैया? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। चलो करना क्या है, ध्यान से देखो, देखा यहां पर। अब ये देखो, ये यहां पर अध्याय लिखे हुए हैं। अब यदि हम पहले अध्याय की बात करें तो फिलहाल में यहां पर 10 लेक्चर्स आर देयर। दूसरे अध्याय की बात करेंगे तो 0 है, ये अपडेट हो जाएगा, आप जाकर देखना साइट पर, पुराना वाला ही बना हुआ है। सो मेनी लेक्चर्स आर देयर, ठीक है। अब आपने यहां पर ऐसे क्लिक कर दिया। अब जैसे आपने यहां पर क्लिक किया तो इसके बाद जो है सीधे आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, कोई पैकेज नहीं, कोई फी नहीं, कोई कूपन नहीं। बात समझ में आ रही है? बढ़िया से पढ़िए। कोई भी यदि डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर पुट कर दीजिए, हम वहीं पर, बात समझ में आ रही है, आपका जो डाउट होगा उसका आंसर कर देंगे। यदि बहुत सारे डाउट जमा हो गए तो उस पर एक डाउट वीडियो बना दी जाएगी। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेहरा थोड़ा सा ज्यादा पहचाना लग रहा है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। बढ़िया से आप यहां पर पढ़ो, और यदि कोई डाउट है तो उसको आप पूछ लो। स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ये सारी चीजें देख रहे हैं भैया कहां पर, तो हम देख रहे हैं ये सारी चीजें कहां पर? आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास, कोई भी बोर्ड के लिए क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? अगली जो क्लास है उस पर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वन शॉट रिवीजन के बारे में, जिसमें हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं एक ही फ्रेम में। बात समझ में आ गई? और उस क्लास को कोई भी स्किप नहीं करेगा। तो बी रेडी फॉर दैट क्लास। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।